हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 12 का चैप्टर 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इस चैप्टर में हम अपने कांग्रेस प्रणाली के उद्भव के बारे में भी पढ़ा था और इस प्रणाली को 1960 के दशक में पहली बार चुनौती मिली। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गहन हो चली थी और ऐसे में कांग्रेस को अपना प्रभुत्व बरकरार रखने में मुश्किलें आ रही थी। विपक्ष अब पहले की अपेक्षा कम विभाजित और कहीं ज़्यादा ताकतवर था और कांग्रेस को इस विपक्ष की चुनौती का सामना भी करना पड़ा था। कांग्रेस को अंदरूनी चुनौतियां भी झेलनी पड़ी क्योंकि अब ये पार्टी अपने अंदर की विभिन्नता को एक साथ थाम कर नहीं चल पा रही थी। इस अध्याय में हम अपनी बात वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर दूसरे अध्याय में छोड़ी गई थी, ताकि हम समझ सकें कि नेहरू के बाद राजनीति ने क्या करवट ली, विपक्ष की एकता और खुद के बिखराव ने कांग्रेस के प्रभुत्व को कैसे चुनौती दी, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस किस तरह से इन चुनौतियों से उभरी और कैसे नई नीतियों तथा विचारधाराओं ने कांग्रेस प्रणाली की पुनर्वापसी की। आज़ादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी था और इस प्रसिद्ध कार्टून में कांग्रेस के भीतर आए बदलावों को दर्शाया गया है। कार्टून में दिखाया गया है कि आज़ादी के 22 वर्ष गुजरते गुजरते कांग्रेस किस कदर फूट का शिकार हो गई थी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। 1964 के मई में नेहरू की मृत्यु हो गई थी। वे पिछले एक साल से भी ज़्यादा समय से बीमार चल रहे थे। इससे नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर बड़े अंदेशे लगाए गए कि नेहरू के बाद कौन। लेकिन भारत जैसे नवसंतन देश में इस माहौल में एक और गंभीर सवाल हवा में तैर रहा था कि नेहरू के बाद आखिर इस देश में होगा क्या। फ्रांस और कनाडा में ऐसी सूरत कायम हो तो वहाँ कोई भी लोकतंत्र के असफल होने या फिर देश के टूटने की बात नहीं कहता। हम ये आखिर लगातार इतने शक में क्यों पड़े रहते हैं, आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। भारत से बाहर के बहुत से लोगों को संदेह था कि नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम भी नहीं रह पाएगा या फिर रह भी सकता है, तो इस चीज़ पर लोगों को शक होने लगा था। और जो दूसरा सवाल था इसी संदेह के दायरे में उठा था कि आशंका थी कि बाकी बहुत से नवस्वतंत्र देशों की तरह भारत भी राजनीति उत्तराधिकार का सवाल लोकतांत्रिक ढंग से हल नहीं कर पाएगा। असफल रहने की सूरत में भय था कि सेना राजनीतिक भूमिका में उतर जाएगी और इसके अतिरिक्त इस बात को लेकर भी संदेह थे कि देश के सामने बहुविध कठिनाइयां आन खड़ी है और नया नेतृत्व उसका समाधान खोज पाएगा या फिर नहीं। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि गरीबी और बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल अभी भी अनसुलझे थे। संभव था कि इन सारी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती या फिर खुद ही देश बिखर जाता। जरा हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। 1904 से 1966 तक ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 1930 से स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। कांग्रेस पार्टी के महासचिव का इन्होंने पदभार संभाला था। 1951 से 56 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर रहे। इस दौरान रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और बाद में 1957 से 64 के बीच में मंत्री पद पर रहे। आपने जय जवान जय किसान का मशहूर नारा दिया था, यानी कि जो शास्त्री जी थे उन्होंने। यहाँ पर 3 जून 1964 के गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय है। इस संपादकीय में इंग्लैंड और भारत के राजनीतिक घटनाक्रमों की तुलना करते हुए ये बताया गया है कि भारत में जहाँ नेहरू की मृत्यु के बाद नए प्रधानमंत्री के सवाल को जल्दी ही हल कर लिया गया, वहीं इंग्लैंड में हैरोल्ड मैकमिलन के बाद नए प्रधानमंत्री का मामला लंबे समय तक किस तरह, तो इसमें बताया गया था तमाम अंदेशों के बावजूद इंग्लैंड की तुलना में भारत में प्रधानमंत्री का सवाल ज़्यादा शालीनता और तेजी के साथ हल कर लिया गया था। अब हम बात करते हैं नेहरू के बाद शास्त्री की। नेहरू के उत्तराधिकारी का सवाल इतनी आसानी से हल कर लिया गया कि आलोचक ठगे से ठगे रह गए। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह मशविरा किया। उन्होंने पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में। शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुने गए और इस तरह वे देश के प्रधानमंत्री बने। और शास्त्री उत्तर प्रदेश के थे और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री रहे थे। उनको लेकर कभी किसी किस्म का विवाद नहीं उठा था और अपने आखिरी सालों में नेहरू उन पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर होते गए थे। शास्त्री अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे और एक दफ़ा वे बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे। शास्त्री 1964 से 66 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस पद पर वे बड़े कम दिनों तक रहे, लेकिन इस छोटी अवधि में देश को उन्होंने 2 बड़ी चुनौतियों का सामना किया था। पहली थी भारत चीन युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाइयों से उबारने की इन्होंने कोशिश की थी और साथ ही मानसून की असफलता से देश में जो सूखे की स्थिति थी वो भी एक प्रमुख चुनौती उस वक्त देखने को मिली थी, जिस वजह से कई जगहों पर खाद्यान्न का गंभीर संकट भी आन पड़ा था।
फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध भी करना पड़ा था। इसके बारे में आपने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था। शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जिससे इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए उनके दृढ़ संकल्प का पता चलता है। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री बड़े कम दिनों तक रहे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक उनका देहांत हो गया। ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज ये उज्बेकिस्तान की राजधानी भी है। युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने और एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वे ताशकंद गए थे। अब हम बात करते हैं शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी की। शास्त्री की मृत्यु के बाद कांग्रेस के सामने दोबारा राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल उठ खड़ा हुआ। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ था। मोरारजी देसाई बम्बई प्रांत, मौजूदा महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में वे मंत्री पद पर भी रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी गुजरे वक्त में कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद पर रह चुकी थी और शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार भी संभाला था। इस दफा पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकी। ऐसे में फैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया और इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। उन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 से ज़्यादा सांसदों ने अपना मत दिया था और नेतृत्व के लिए गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में भी देखा गया। नए प्रधानमंत्री को जमने में थोड़ा वक्त लगा। इंदिरा गांधी यूं तो बड़े लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में बड़े कम दिनों से मंत्री पद पर थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः ये सोचकर उनका समर्थन किया होगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव न होने के कारण समर्थन और दिशा निर्देशन के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेंगी। यानी कि कहा जा सकता है कि करेंगे हम, मतलब नाम उनका होगा और करेंगे हम टाइप की सोच। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के लिए इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनाव में पार्टी की अगुवाई भी करनी पड़ी थी। जरा बात करते हैं इंदिरा गांधी की 1917 से 1984, 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 84 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रही। 1958 में कांग्रेस के अध्यक्ष रही। 1964 से 66 में शास्त्री मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के पद पर भी रही। 67, 71 और 80 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में विजयी बनाया और गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 1971 के युद्ध में जीत का श्रेय और प्रिवी पर्स की समाप्ति की, बैंकों के राष्ट्रीयकरण किया, आणविक परीक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के कदम भी उठाए थे। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। 31 अक्टूबर 1984 में उनकी हत्या कर दी गई थी। इस वक्त एक देश की आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। इससे इंदिरा की कठिनाइयाँ ज़्यादा बढ़ गई। इन कठिनाइयों के मद्देनज़र उन्होंने पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और अपने नेतृत्व कौशल को दिखाने की भी कोशिश की थी। बात करते हैं चौथे आम चुनाव की 1967 में। भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। दूसरे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1952 के बाद पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम था। 1967 के चुनाव में इस प्रवृत्ति में गहरा बदलाव आया। अब बात करते हैं चुनावों का संदर्भ। चौथा आम चुनाव के आने तक देश में बड़े बदलाव हो चुके थे। 2 प्रधानमंत्रियों का जल्दी देहावसान हुआ और नए प्रधानमंत्री को पद संभाले हुए अभी पूरा 1 साल का भी समय नहीं हुआ था। साथ ही इस प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाज से कम अनुभवी भी माना जा रहा था। इस अध्याय के पूर्ववर्ती हिस्से और तीसरे अध्याय की चर्चा के क्रम में आप ये बात जान चुके हैं कि इस अरसे में देश गंभीर आर्थिक संकट में था। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट के साथ ही साथ जो सैन्य खर्चे थे उसमें भी भारी बढ़ोतरी हुई थी। नियोजन और आर्थिक विकास के संसाधनों को सैन्य मद में लगाना पड़ा। इन सारी बातों से देश की आर्थिक स्थिति विकट हो गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में एक था रुपये का अवमूल्यन करना। माना गया कि रुपये का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया। पहले के वक्त में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये थी, जो अब बढ़कर के 7 रुपये हो गई थी। जरा बात करते हैं चुनाव कथा राजस्थान के एक गांव की। ये प्रसंग 1967 के विधानसभा चुनावों का है। चौमू नामक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी आमने सामने थे, लेकिन उस निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव देवीसर में ये
हुआ कि स्थानीय राजनीति समीकरण कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी के चुनावी गणित से जा उलझा। देवीसर में शेर सिंह नाम का एक व्यक्ति का दबदबा था, परंतु धीरे धीरे उसका भतीजा भीम सिंह ज़्यादा लोकप्रिय होने लगा था। हालांकि दोनों ही मजबूत पक्ष थे और दोनों ही राजपूत थे, लेकिन भीम सिंह ने पंचायत का प्रधान बनने के बाद अन्य समुदाय के बीच में जगह बना ली थी। दरअसल उसने राजपूत के अलावा गैर राजपूत समुदायों को जोड़कर एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार कर डाला। भीम सिंह ने आसपास के गांवों में ग्राम प्रधान पद के लिए कई उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा करके एक गठबंधन सा तैयार कर लिया था। भीम सिंह इतने भर से संतुष्ट नहीं था। वो कांग्रेस नेता और राज्य के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पास एक प्रतिनिधिमंडल लेकर जा पहुंचा। उसने सीएम पर इस बात के लिए दबाव बनाने की कोशिश की कि आगामी विधानसभा चुनाव में उसने एक राजनीतिक सहयोगी को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए। मुख्यमंत्री सुखाड़िया ने भीम सिंह को समझाया कि ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। उल्टा उन्होंने भीम सिंह को अपने मनपसंद समर्थकों से मुख्यमंत्री द्वारा सुझाए गए उम्मीदवार के लिए काम करने को कहा। दरअसल भीम सिंह ये बात भली भांति जानता था कि अगर कांग्रेसी उम्मीदवार जीत जाता है तो उसका मंत्री बनना तय है, और उसके मंत्री बनने का अर्थ है कि भीम सिंह मंत्री से सीधे संपर्क स्थापित कर सकता है। शेर सिंह के पास स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार का साथ देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पार्टी का उम्मीदवार जागीरदार था और गांव में चुनाव प्रचार करने के दौरान शेर सिंह लोगों से यही कहता था कि जागीरदार गांव में स्कूल का निर्माण कराएगा और गांव के विकास के लिए अपनी जेब से पैसा लगाएगा। खैर, संक्षेप में देवीसर गांव में विधानसभा चुनाव चाचा भतीजे की खेमेबाजी में बदल गया था। अब बात करते हैं आगे की। आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ था। अवमूल्यन के बाद लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, देश की दैनिक आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर आए। देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी थी। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, ना कि जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति। इससे लोगों की नाराजगी बढ़ी और जनविरोध ने ज़्यादा उग्र रूप धारण किया था। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया, और आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों के एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। साथ ही इस पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित किया। इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए थे। आज़ादी के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे कभी नहीं हुए थे। अब बात करते हैं गैर कांग्रेसवाद की। ये सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकती थी। विपक्षी दल जन विरोध की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव भी डाल रहे थे कि कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया उसके वोट बढ़ जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है। जो दल अपने कार्यक्रम या फिर विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, वे सभी दल एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया तथा अन्य राज्यों में सीट के मामले में चुनावी तालमेल किया। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है, इसलिए गैर कांग्रेसी दल का एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। यहाँ पे नेविए मैक्सवेल ने उपयुक्त बातें अपने लेख इंडियाज डिसइंटीग्रेटिंग डेमोक्रेसी में कही थी। ये लेख लंदन टाइम्स में प्रकाशित हुआ था 1967 में। जरा देखते इसमें कहा क्या गया। भारत में जिस तरह की प्रवृत्तियां जारी हैं उनमें एक सुव्यवस्थित समाज रचना को बनाए रखने का काम नागरिक सरकार के हाथों से जाता रहेगा और सेना ही फिर से कानून व्यवस्था बनाए रखने का एकमात्र विकल्प होगी। भारत को लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर विकसित करने का महान प्रयोग असफल हो चुका है, ऐसा कहा था मैक्सवेल ने। अब बात करते हैं सी नटराजन अन्नादुरई के बारे में, जो कि 1909 से 1969 तक चर्चा में रहे थे। 1967 से मद्रास यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, चर्चित पत्रकार थे, लेखक और वक्ता भी थे। मद्रास राज्य में जस्टिस पार्टी से संबद्ध थे। बाद में द्रविड़ कशगम यानी कि 1934 में शामिल हुए। 1949 में द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम का बतौर राजनीतिक पार्टी गठन किया। द्रविड़ संस्कृति के समर्थक थे। हिंदी का विरोध और हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया था। राज्यों की व्यापक स्वायत्ता के भी ये समर्थक थे। अब बात करते हैं थोड़ा राम मनोहर लोहिया की भी। 1910 से लेकर के 1967 में चर्चा में रहे थे।
एक समाजवादी नेता थे, विचारक थे, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। मूल पार्टी में विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टी और बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता बने। 63 से 67 तक लोकसभा सांसद, मैनकाइंड एंड जन के संस्थापक संपादक भी थे और गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान इन्होंने दिया था। विचारधारा का संयोजन किया था। गैर कांग्रेसवाद में रणनीतिकार थे, पिछड़े वर्गों को आरक्षण की वकालत और अंग्रेजी विरोध के अलावा ऐसे राजनीतिक नेता के रूप में चर्चित हुए जिन्होंने नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोला था। अब बात करते हैं चुनाव के जनादेश की। व्यापक जन असंतोष और राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के इसी माहौल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए थे। कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी। चुनाव के परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी थी। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया था, लेकिन उसको प्राप्त मतों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। अब से पहले कांग्रेस को कभी न तो इतने कम वोट मिले थे और न ही इतनी कम सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे और तमिलनाडु से कामराज, महाराष्ट्र से S.K. पाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से KB शाही और राजनीतिक दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी थी। यहाँ पे विधानसभा चुनाव परिणाम 1967 दिखाए गए हैं, जो येलो कलर में दिख रहे हैं, जहाँ पर कांग्रेस को 1967 के विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला था। यहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, मैसूर और असम का रीजन, जो कि हमें कांग्रेस को जहाँ पर बहुमत मिला था विधानसभा चुनाव में। और जो रेड वाले पार्ट हैं जहाँ पर बहुमत नहीं मिला, जैसे कि पंजाब हो गया और थोड़ा बहुत हिमाचल का पार्ट हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वाला रीजन हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा हो गया, मद्रास, पौंडीचेरी हो गया, केरल हो गया और थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल का रीजन, बिहार का रीजन हो गया। ये नक्शा किसी पैमाने के हिसाब से नहीं है, इससे मतलब जो भी चीज़ें दिखाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को प्रामाणिक सीमा रेखा न माना जाए। राजनीतिक बदलाव की नाटकीय स्थिति आपको राज्यों में और ज़्यादा स्पष्ट नजर आएगी। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण ये पार्टी सरकार नहीं बना सकी। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी, वे देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे। ये राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में थे। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में सरकार नहीं बना सकी थी। मद्रास प्रांत, जिसे कि अब तमिलनाडु कहा जाता है, में एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही थी। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी कि DMK हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को मतलब जो पार्टियां थी उनको मुद्दे चाहिए होते हैं, और कहीं ना कहीं जो साउथ है वहाँ का प्रमुख मुद्दा था भाषाई मुद्दा, क्योंकि जो साउथ वाले हैं वो अपनी भाषा के लिए काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। जैसे तमिलनाडु में हम आज भी देखते हैं NEP है, तो NEP में मतलब 3 लैंग्वेज मॉडल है, जिसका तमिलनाडु आज भी विरोध करता है। वो चाहता है 2 लैंग्वेज मॉडल रहे, इंग्लिश और उनकी तमिल। और जो NEP का न्यू मॉडल है 2020 वाला, तो उसमें क्या बात की गई है, एक लोकल लैंग्वेज आएगी, एक इंग्लिश होगी और एक तमिल होगी। बट तमिलनाडु उस चीज़ के खिलाफ है कि वो किसी रीजनल लैंग्वेज को उसमें शामिल नहीं करना चाहता है, रीजनल लैंग्वेजों में पढ़ाना ही नहीं चाहता है। वो चाहता है सिर्फ तमिल में पढ़े और इंग्लिश में पढ़े। तो ये चीज़ें हमें आज भी देखने को मिलती है। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में कैन द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे, और DMK ने इसके इस विरोध को नेतृत्व प्रदान किया था। चुनावी इतिहास में ये पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला था। अन्य 8 राज्यों के विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी, और उस समय आमतौर पर कहा भी जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठो तो ये ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। लोग कांग्रेस को सत्तासीन देखने के अभ्यस्त थे और उनके लिए एक विचित्र अनुभव था। तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस का दबदबा खत्म हो गया था? जरा बात करते हैं गठबंधन की। 1967 के चुनावों से गठबंधन की परिघटना सामने आई थी।
चूँकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसीलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर के संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया था। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार भी कहा गया। अधिकतर मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से अलग थे। मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में दो समाजवाद पार्टियां एसएसपी और पीएसपी शामिल थी। इसके साथ इस सरकार में वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल थे। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार भी कहा गया। उसमें उस वक्त के दो परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप भी शामिल थे। इनके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआईएम, एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ भी शामिल थे। जरा बात करते हैं आगे की, दल बदल। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो जो 10वीं अनुसूची है वो बात करते हैं दल बदल को रोकने की। साथ ही साथ दल बदल पर अंकुश लगाने के लिए स्वीप जैसी व्यवस्था भी की गई है, ताकि जैसे जो पार्लियामेंट है तो वहाँ पर अनुशासन भी बनाए। व्हीप की जो मतलब अवधारणा, तो जो व्हीप है तो उससे जैसे पार्लियामेंट है तो वहाँ पर अनुशासन को कायम रखने के लिए वो स्थापित किया गया था। और साथ ही साथ दल बदल 1952 के जो अधिनियम से उससे भी नियंत्रित होता है। 1967 के चुनाव की एक खास बात दल बदल भी है। इसने राज्यों में सरकारों के बनने बिगड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत गए, और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़ करके किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। 1967 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई थी। और इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की इस अदल बदल से आया राम गया राम का जुमला मशहूर हुआ था। विधायकों द्वारा तुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी तीसरी पार्टी में शामिल होने की घटना से भारत के राजनीतिक शब्दकोश में आया राम गया राम का जुमला दाखिल हुआ। इस जुमले की प्रसिद्धि के साथ एक खास घटना जुड़ी हुई है। 1967 के चुनावों के बाद हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने राजनीतिक निष्ठा बदलने का जैसे कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। उन्होंने एक पखवाड़े के अंदर 3 दफा अपनी पार्टी बदली थी। पहले वे कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में लौटे, फिर कांग्रेस में लौटने के 9 घंटे के अंदर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में गए थे। कहा जाता है कि जब गयालाल ने यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर कांग्रेस में आने की मंशा जाहिर की तो कांग्रेस के नेता राव वीरेंद्र सिंह ने उन्हें लेकर चंडीगढ़ में प्रेस के सामने घोषणा की थी, गया राम था अब आया राम है। गयालाल की इस हड़बड़ी को आया राम गया राम के जुमले में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया था, और उनकी इस हड़बड़ी को लेकर बहुत से चुटकुले और कार्टून भी बने थे। बाद के समय में दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन भी किया गया था, जिसे कि 52वां संविधान संशोधन भी कहते हैं शायद। कांग्रेस में विभाजन बात करते हैं। हमने देखा था कि 1967 के चुनावों के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन उससे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं था। साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ से सत्ता जाती रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया था कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है। बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। राज्यों में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। इन सरकारों ने बहुमत खोया, उन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा या फिर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब संवैधानिक तंत्र की विफलता सामने आती है, तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब हम जरा बात करते हैं के कामराज की। 1903 से 1975 तक ये चर्चा में रहे थे। स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता थे। मद्रास या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। मद्रास प्रांत में शिक्षा का प्रसार करने और स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना लागू करने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो मिड डे मील है उसके लिए यही फेमस है कामराज जी। 1963 में उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत युवा पार्टी कार्यकर्ता कमान संभाल सकें। ये प्रस्ताव कामराज योजना के नाम से भी मशहूर हुआ था। ये कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे थे। जरा बात करते हैं इंदिरा बनाम सिंडिकेट। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर मिली। उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी में इंदिरा गांधी का कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया गया था।
सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर अमल करेगी। बहरहाल इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू किया था। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा और धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा किया। जरा बात करते हैं कांग्रेस सिंडिकेट की। जो कांग्रेस नेताओं का समूह था उसको अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित किया जाता था। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। सिंडिकेट के अगुवा मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके के कामराज ये थे। इसमें प्रांतों के ताकतवर नेता जैसे बम्बई सिटी अब मुंबई के के पाटिल, मैसूर जिसे अब कर्नाटक कहते हैं एस निजलिंगप्पा और आंध्र प्रदेश के संजीव रेड्डी और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष इसमें शामिल थे। लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमंत्री के पद पर आरूढ़ हुए थे और इंदिरा गांधी के पहले मंत्रिपरिषद में इस समूह की निर्णायक भूमिका रही थी। इसने तब नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में भी अहम भूमिका निभाई थी और कांग्रेस के विभाजित होने के बाद सिंडिकेट के नेताओं और उनके प्रति निष्ठावान कांग्रेसी कांग्रेस यानी कि ओ में ही रहे। चूंकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ही लोकप्रियता की कसौटी पर सफल रही, इसीलिए भारतीय राजनीति के बड़े और ताकतवर नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो गए थे। जरा बात करते हैं एस निजलिंगप्पा की। 1902 से 2000 तक ये चर्चा में रहे थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे, संविधान सभा के सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य थे, तत्कालीन मैसूर प्रांत जिसे अब कर्नाटक कहते हैं के मुख्यमंत्री रहे थे। आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में भी ये प्रसिद्ध है। 1968 से 71 के दौरान कांग्रेस पार्टी के ये अध्यक्ष रहे थे। जरा बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर की, जो कि 1924 से 1988 तक फेमस रहे थे। दिसंबर 1970 और जून 1971 तथा जून 1977 और अप्रैल 1979 के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता थे। मजदूर और किसान आंदोलनों में सक्रिय थे। लोहिया के प्रबल समर्थक थे। जेपी द्वारा चलाए गए आंदोलन में इनकी भागीदारी रही थी और मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करने वालों के रूप में भी इनको पहचान मिली थी। अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल के प्रबल विरोधी कर्पूरी ठाकुर थे। इस तरह इंदिरा गांधी ने दो चुनौतियों का सामना किया था। उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मकाम बनाने की जरूरत थी और कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो जमीन खोई थी उसे भी उन्हें हासिल करना था। इंदिरा गांधी ने बड़ी साहसिक रणनीति अपनाई। उन्होंने एक साधारण से सत्ता संघर्ष को विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। 1967 की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया था। इस कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण और भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने के प्रावधान शामिल थे। हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी, लेकिन इसे लेकर उनके मन में गहरे संदेह थे। जरा बात करते हैं वीवी गिरी की, जो कि 1894 से 1980 तक फेमस रहे थे। 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति थे और कांग्रेस नेता और आंध्र प्रदेश के मजदूर नेता थे। सिलोन यानी कि श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त भी थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर यानी कि कर्नाटक के राज्यपाल रहे थे। उपराष्ट्रपति भी थे 1967 से 1969 और राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति भी बने थे। इस्तीफा और राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र प्रत्याशी रहे और राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी के समर्थन से विजयी हुए थे। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर के सामने आ गई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई थी। संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी की बहुत दिनों तक राजनीतिक अनबन चली आ रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को बढ़ावा दिया कि वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरें। इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी कि प्रीवी पर्स को समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी की। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। उपयुक्त दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभरे और उसके परिणाम स्वरूप मोरारजी ने सरकार से किनारा कर लिया था। जरा बात करते हैं निजलिंगप्पा, जिन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित करते हुए
निजलिंगप्पा ने उन्हें 11 नवंबर 1969 को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कुछ पंक्तियां कही थी। इतिहास लोकतंत्र की त्रासदी के ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जब जन समर्थन की लहर के भूते या फिर किसी लोकतांत्रिक संगठन के बल पर सत्तासीन हुआ नेता राजनीतिक आत्ममोह का शिकार हो जाता है और चरित्रहीन चाटुकार दरबारियों की बातों में जीने लगता है। ये उन्होंने उनके लिए लिखा था। गुजरे वक्त में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को आजमा ही लिया जाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी किया कि सभी कांग्रेसी सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट डालें। व्हिप एक मतलब संसदीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए एक प्रक्रिया या फिर कोई वेपन बोल सकते हैं, जैसे कि मतलब वेपन मतलब ऐसे हथियार गोली बंदूक ऐसा कुछ नहीं, बस एक अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है। इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचना की, लेकिन उनकी ये याचना स्वीकार नहीं की गई। वीवी गिरी का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा था। इसका मतलब ये था कि कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मनमर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में वीवी गिरी ही विजय हुए और वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि एन संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार बने थे। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस यानी कि रिक्विजिनिस्ट कहा जाने लगा था। इन दोनों दलों को क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने पार्टी के इस टूट को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया। उन्होंने इसे समाजवादी और पुरातनपंथी तथा गरीबों की हिमायती और अमीरों के तरफदार के बीच की लड़ाई करार दिया था। जरा बात करते हैं प्रिवी पर्स की समाप्ति की। पहले अध्याय में आपने देसी रियासतों के विलय के बारे में पढ़ा था। देसी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। ये दोनों चीज़ें यानी शासक की निजी संपदा और भत्ते इस बात को आधार मानकर तय की जाएंगी कि जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार, राजस्व और क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को प्रिवी पर्स कहा गया। रियासतों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी गई इस विशेष सुविधा की कुछ खास आलोचना नहीं हुई थी। उस वक्त देश की एकता अखंडता का लक्ष्य ही प्रमुख था। बहरहाल ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते थे। नेहरू ने कई दफे इस व्यवस्था को लेकर अपना असंतोष भी जताया था। 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को खत्म करने की मांग का समर्थन किया। उनकी राय थी कि सरकार को प्रिवी पर्स की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। मोरारजी देसाई प्रिवी पर्स की समाप्ति को नैतिक रूप से गलत मानते थे। उनका कहना था कि ये रियासतों के साथ विश्वासघात के बराबर होगा। प्रिवी पर्स की व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार ने 1970 में संविधान में संशोधन के प्रयास किए, लेकिन राज्यसभा में ये मंजूरी नहीं पा सका। इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। इंदिरा गांधी ने इसे 1971 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया और इस मुद्दे पर उन्हें जन समर्थन भी खूब मिला था। 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन हुआ और इस तरह प्रिवी पर्स की समाप्ति की राह में मौजूद कानूनों की जो अड़चनें थी वो भी खत्म हो गई थी। अब बात करते हैं 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई थी। बहरहाल डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही थी। इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। इस दौर में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया था। उन्होंने भू परिसीमन के कुछ और कानून भी बनवाए और दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यक्रम के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की थी। ये भी एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था और लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव 1971 के फरवरी माह में हुए थे। चुनावी मुकाबला कांग्रेस हार के विपरीत जान पड़ रहा था। आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा बनती।
हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली सांगठनिक ताकत कांग्रेस ओ के नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। इसे ग्रैंड अलायंस भी कहा जाता है। इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और ज़्यादा कठिन हो गई। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी कि एसएसपी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी यानी कि पीएसपी, भारतीय जनसंघ यानी कि बीजेएस और स्वतंत्र पार्टी भारतीय क्रांति दल बीकेएस और चुनाव के में एक छतरी के नीचे आ गए। शासक दल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के साथ गठजोड़ किया। इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी जिसका उसके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा और कार्यक्रम था। ग्रैंड अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम था ही नहीं। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम कर कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। इसके विपरीत उन्होंने लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा। इसे अपने मशहूर नारे गरीबी हटाओ के जरिए एक शक्ल प्रदान की। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भूस्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति तथा प्रिवी पर्स की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान पर जोर दिया। गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों, खासकर भूमिहीन किसान, दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच में अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की थी। गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इसके सहारे वे अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी। परिणाम और उसके बाद 1971 के लोकसभा चुनाव के नतीजे उतने ही नाटकीय थे जितना इन चुनावों को करवाने का फैसला। कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली थी उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनावों में कभी हासिल कर ही नहीं पाई। इस गठबंधन को लोकसभा की 375 सीटें मिली और इसने कुल 48.4% वोट हासिल किया। अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने 352 सीटें और 44% वोट हासिल किए थे। अब जरा इस तस्वीर की तुलना कांग्रेस ओ के उजाड़ से करें। इस पार्टी में बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले थे उसके 1/4 वोट भी इसकी झोली में आए थे। इस पार्टी को महज 16 सीटें मिली। अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर ही दिया कि वही असली कांग्रेस है और उसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया गया और विपक्षी ग्रैंड अलायंस धराशायी हो गया। इस महाजोड़ को 60 से भी कम सीटें मिली थी। 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश है, वहां पर एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ था। चौथे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1971, जिसे कि स्वर्णिम विजय दिवस के नाम से भी जाना जाता है, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे देखने को मिली थी। इसमें क्या हुआ था, 1971 के चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ और भारत पाक के बीच में युद्ध छिड़ गया था। इसके फलस्वरूप बांग्लादेश बना। इन घटनाओं ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए। विपक्ष के नेताओं तक ने उसके राज्य कौशल की प्रशंसा की थी। 1972 के राज्य विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबों और वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा जाने लगा था। पार्टी के अंदर या फिर बाहर उसके विरोध की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जीती थी और राज्य स्तर के चुनावों में भी। इन 2 लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हुआ। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी, समाज के विभिन्न वर्गों में लोकप्रिय थी और महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को भी धूल चटा दी थी। बात करते हैं कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन की। बहरहाल कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापन का क्या मतलब निकलता है? इंदिरा गांधी ने जो कुछ कह दिया वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मामलों में पार्टी इंदिरा गांधी के हाथ नई तर्ज पर बनी थी। इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था, लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी। ये पार्टी पूर्णतया अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी। इस पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर था। इस कांग्रेस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे, यानी कि अब वो विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। इस पार्टी ने चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर ज़्यादा निर्भर थी। जो कांग्रेस उभर कर सामने आई वो एकदम नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदल करके। कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव
और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। कांग्रेस प्रणाली को इसी खासियत के कारण जाना भी जाता था। लेकिन नई कांग्रेस ज़्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद इस क्षमता से हीन भी थी। कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी दिखाई पड़ी थी। विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर जनाक्रोश तथा लामबंदी लगातार बढ़ती गई। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कैसे इन बातों से एक राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ और जिससे देश के संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा था। तो मुझे लगता है आप चैप्टर समझ गए होंगे। अब आपके लिए कुछ होमवर्क, आप इनमें से सही पे टिक लगा सकते हैं। 1967 के चुनाव के बारे में पहला ऑप्शन, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव में वो हार गई थी। दूसरा ऑप्शन, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव भी हारी और विधानसभा के भी। थर्ड ऑप्शन, कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई। फोर्थ ऑप्शन, कांग्रेस केंद्र में सत्ताहीन रही और उसका बहुमत भी बढ़ा, सत्तासीन रही और उसका बहुमत भी बढ़ा। तो आपके लिए कुछ यहाँ पर मैच करने के लिए भी क्वेश्चन है, लाइक सिंडिकेट, दल बदल, नारा, गैर कांग्रेसवाद, आप इसको सेकंड कॉलम से मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया। दूसरा ऑप्शन, इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक तथा विचारधारात्मक कार्यक्रम था। और थर्ड ऑप्शन, इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर के किया था। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन भी था, निम्नलिखित नारे से किन नेताओं का संबंध है? जय जवान जय किसान, इंदिरा हटाओ और गरीबी हटाओ, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मुझे लगता है आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि आप लिख भी सकते हैं। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई? 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ था और सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई थी? एंड लास्ट क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट की शिकार भी थी? तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको क्लासेज अपडेट मिलती रहेंगी, साथ में आपको PDF भी प्रोवाइड हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि NCERT पढ़ने का टाइम नहीं तो आप फ्री टाइम में से सुन सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।